बृहस्पति न केवल एक ग्रह है बल्कि सृष्टि के ताने बाने का रक्षक भी है। बृहस्पति ग्रह विस्तार का प्रतीक है। ज्ञान, धर्म, आस्था और समृद्धि के विस्तार का प्रतीक है। और मित्रों, जहां विस्तार होता है वहां अति की संभावना भी होती है। तो अति ही गुरु के काले सच की जड़ भी है। आप जानते हैं कि बृहस्पति आकाश तत्व का कारक ग्रह है। असीमित ज्ञान और ईश्वरीय क्षमताओं को दर्शाता है। इसके अलावा करुणा और आस्था को भी दिखाता है। जब संतुलित रहता है तो व्यक्ति को ये सिंचित करता है, दुखों का हरण करता है यानी। लेकिन जब ये दूषित होता है तो मिथ्या सुख का दलदल भी बन जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम मित्रों 10 से अधिक उदाहरणों के माध्यम से ये जानेंगे कि बृहस्पति ग्रह कुंडली में बैठकर किस प्रकार से जब दूषित होता है तो व्यक्ति के जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करता है। इसे जानने का प्रयास बेहद ही सरल ढंग से आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। आप जानते हैं कि बृहस्पति की 2 राशियां धनु राशि और मीन राशि होती है, जिनमें वह स्वगृही माने जाते हैं। इसके अलावा कर्क राशि में उच्च अवस्था के, मकर राशि में ये नीच अवस्था के माने जाते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, आज का पहला सूत्र इस प्रकार से है। मकर लग्न में गुरु ग्रह मकर राशि में स्थित हों तो ऐसी स्थिति में देखिए मकर लग्न की विशेषता क्या होती है। व्यक्ति व्यवहारिक होगा, कर्म प्रधान होगा, शीत स्वभाव व्यक्ति का रहता है। जबकि उसी राशि में यानी मकर राशि में यदि गुरु ग्रह आकर बैठ जाएं तो विस्तार, धर्म का कारक ग्रह क्योंकि गुरु ग्रह है। अब लग्न में बैठ जाएगा तो नीच अवस्था का हो जाएगा। होगा क्या इससे? व्यक्ति का धर्म और व्यक्ति का कर्म आपस में टकराते हैं। मतलब व्यक्ति अत्यधिक तर्कवादी होता है, आस्था को कई बार व्यापार बना सकता है, ठीक है। दूसरों को नैतिकता की शिक्षा देगा पर खुद व्यक्ति अवसरवादी हो जाता है, ठीक है। कर्म के नाम पर व्यक्ति दिखावा करेगा और ज्ञान के नाम पर उसका स्वार्थ छुपा हुआ होगा, ऐसा समझना चाहिए। उदाहरण के लिए मकर लग्न में गुरु ग्रह जब बैठते हैं और शनि भी यदि नवांश में नीच के हों, ठीक है, शनि भी नवांश में नीच के हों तो व्यक्ति सरकारी पद पर धर्मनिष्ठा का दिखावा करेगा, जीवन भर आत्मसंघर्ष करता रहेगा, दूसरों की निंदा का कई बार पात्र भी बनता है। और ये स्थिति कैसी बनती है आप जानते हैं कि यानी स्वार्थपूर्ण स्थिति को दर्शाता है। तो गुरु की यह अवस्था सामान्यतः शुभ नहीं मानी जाती। आइए अन्य उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मित्रों, दूसरा उदाहरण मैंने यहां पर लिया है आपका मिथुन लग्न का, ठीक है। अब मिथुन लग्न की कुंडली यदि हो और किसी भी लग्न की रह सकती, उदाहरण स्वरूप मैंने यहां पर मिथुन लग्न लिया है। अब राहु और गुरु का चांडाल योग कुंडली के अंतर्गत बन रहा हो तो राहु और गुरु, आप जानते हैं कि गुरु राहु जब साथ में मिलते हैं तो गुरु चांडाल योग का निर्माण करते हैं। अब इस उदाहरण में मैंने अष्टम भाव के अंतर्गत गुरु और राहु को लिखा है, ठीक है। अब अष्टम भाव आप जानते हैं कि गुरु शिक्षा का भाव है, छिपे हुए रहस्यों का भाव है, सत्यों का भाव है। गुरु जब राहु के साथ बैठेगा तो सीधी सी बात है कि राहु गुरु को भ्रमित कर देता है। तो गुरु यहाँ पर शुभ फल सामान्यता नहीं करता, ये कह सकते हैं कि उसकी शुभता में कमी आती है। ऐसी स्थिति में क्या रहेगा? व्यक्ति दूसरों के साथ छल करेगा, व्यक्ति दूसरों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन देता है पर भीतर वासना, रहस्य और धोखे में उलझा रहता है, ठीक है। वो जो सोचता क्या है कि वो जो ज्ञान बांट रहा है पर वास्तव में वह भ्रम बांट रहा होता है, ठीक है। इस प्रकार का थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलता है जब गुरु और राहु साथ में बैठते हैं तो, ठीक है। अंधेरे में ज्ञान की मशाल रखने से अच्छा है कि खुद को पहले व्यक्ति रास्ता दिखाए, खुद को व्यक्ति पहले आईना दिखाए। मिथुन लग्न में गुरु और राहु मित्रों जब 8वें भाव के अंतर्गत बैठेंगे तो ऐसा व्यक्ति तांत्रिक रहस्यमयी चीज़ों में रुचि लेने वाला, ठीक है। कई बार धोखे से धन या सत्ता प्राप्त करने वाला, मानसिक अस्थिरता होना, प्रतिष्ठा का पतन इस स्थिति में रह सकता है। तो सावधानी बरती जानी चाहिए। आज के वीडियो का मूल मकसद हमारा यही है कि गुरु के नेगेटिव प्रभाव को समझना, बुरे प्रभाव को समझना और ये जानना ताकि हम उस नेगेटिव प्रभाव से बच सकें और उपाय करके अपने जीवन को बेहतर बना सकें। मित्रों, आइए आज के तीसरे ज्योतिषी सूत्र पर चर्चा करते हैं। देखिए, तीसरा सूत्र मैंने लिया है धनु लग्न की कुंडली से, ठीक है। यदि किसी जातक की कुंडली में मान लीजिए धनु लग्न की है और गुरु 12वें भाव के अंतर्गत बैठे हुए हों, ठीक है। अब धनु लग्न की कुंडली में गुरु 12वें भाव के अंतर्गत बैठेंगे तो सीधी सी बात है कि 12वें भाव में बैठे हुए गुरु वृश्चिक राशि के माने जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर गुरु के साथ यदि शनि बैठे हुए हों तो विश्वास बनाम यथार्थ की लड़ाई जीवन में रहती है। देखिए, धनु लग्न वाले व्यक्ति के स्वभाव की यदि हम बात करें तो धार्मिक स्वभाव होता है, खोजी प्रवृत्ति इनकी होती है।
अब लग्न स्वामी यदि 12वें भाव के अंतर्गत जाएगा और शनि से जुड़ जाएगा विशेष रूप से, तो सच्चाई के बादल में खो जाता है। ठीक है, व्यक्ति सेवा, दान और त्याग के नाम पर अपना जीवन गंवाता है, यानी खुद अपना रास्ता कई बार अपने जीवन में संघर्ष करता रहेगा। त्याग, सेवा, दान जीवन में रहेगा, हालांकि बाहर सब ठीक ठाक लगेगा पर अंदर से कुछ टूटा हुआ सा अपने आप को महसूस करेगा, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि पहली बात 12वें के अंदर जब गुरु चलेगा तो सीधी सी बात है कि लग्नेश को लग्नेश 12वें भाव के अंतर्गत जाएगा तो जीवन में संघर्ष लाएगा। अब त्याग, उपकार का भाव कुंडली का 12वां भाव है, जहाँ व्यक्ति के जीवन में ये रहेंगी चीज़ें, लेकिन शनि साथ में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो समय पर कार्य व्यक्ति के और नहीं होने देंगे। धन बचाने में बड़ी भारी समस्याओं का सामना उसे करना पड़ेगा। बाहर से सब ठीक ठाक लगेगा लेकिन अंदर से थोड़ा सा टूटा टूटा व्यक्ति महसूस करेगा। हर बार विश्वास करके धोखा खाना, इस प्रकार की आशंकाएं जीवन में बनी रहती हैं। ठीक है, अब करा क्या जाए? देखिए, शनि के कारण नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में शनि से संबंधित वस्तुओं का दान किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य पंडित जी से सलाह लेकर कर देना चाहिए, यदि समस्याएं ज़्यादा हो रही हों तो। और गुरु का वैदिक तरीके से प्रभाव बढ़ाने की चेष्टा करनी चाहिए। आइए अगले उदाहरण के माध्यम से चीज़ों को और जानते हैं। मित्रों, अगला उदाहरण जो चौथा सूत्र मैंने लिया है वो लिया है कर्क लग्न का। ठीक है, अब कर्क लग्न में आप यदि गुरु ग्रह कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए हों और राहु से दृष्ट हों तो सेवा के नाम पर व्यक्ति का स्वार्थ छिपा रहता है, ऐसा समझना चाहिए। आइए इसे बेहतर तरीके से जानते हैं। देखिए, कर्क लग्न की यदि हम बात करें मित्रों, तो व्यक्ति भावनात्मक होते हैं, दयालु होते हैं और संवेदनशील होते हैं। ठीक है, अच्छे लोग होते हैं ये। लेकिन गुरु जब छठे भाव में जाएगा, क्योंकि आज का मकसद क्या है हमारा, गुरु के सत्य और असत्य प्रभाव को जानना। कहीं हम ये मान कर ना बैठ रहे हैं कि गुरु हमें अच्छा ही फल देंगे, हो सकता है कि नेगेटिव फल करते हैं, तो उसी को समझना आज के वीडियो का मकसद है। मान लीजिए कर्क लग्न की आपकी कुंडली छठे भाव के अंतर्गत गुरु ग्रह बैठे हुए, हालांकि ये वृश्चिक राशि के अंतर्गत बैठे हुए माने जाएंगे, लेकिन अष्टम भाव के अंतर्गत गुरु बैठे हुए हैं, छठे भाव के अंतर्गत गुरु बैठे हुए हैं और उन पर राहु की यदि दृष्टि है तो क्या रहेगा? देखिए, ऐसी स्थिति में व्यक्ति दिखावा अधिक कर सकता है। ठीक है, फल क्या रहेगा इसका? व्यक्ति को लगता है कि वह सेवा कर रहा है पर वास्तव में दूसरों की मान्यता के लिए वह जी रहा होता है। जीवन में बार बार धोखा या अपमान की आशंकाएं बनी रहती हैं। कई बार अति विश्वास व्यक्ति कर बैठता है। तो व्यक्ति को चाहिए कि जो सेवा करे वो आत्मा के लिए नहीं, प्रतिष्ठा के लिए हो। ठीक है, ऐसा कई बार व्यक्ति मान लेता है। ठीक है, तो सेवा भाव से सेवा को करें, प्रतिष्ठा के लिए नहीं। आइए अगले उदाहरण से चीज़ों को और जानते हैं। मित्रों, अगला सूत्र मैंने लिया है तुला लग्न की कुंडली का। ठीक है, अब तुला लग्न की मान लीजिए आपकी कुंडली है, तो गुरु पंचम भाव में बैठे हुए हों और नवांश में गुरु नीच अवस्था के होकर बैठ जाएं तो प्रेम का भ्रम जीवन के अंतर्गत बना रहता है। अब तुला लग्न की कुंडली होगी, सीधी सी बात है, कुंडली के पंचम भाव में गुरु ग्रह कुंभ राशि के माने जाएंगे। पर नवांश में यदि यही गुरु, कंडीशन यहाँ पर यह है कि यही गुरु यदि नवांश में मकर राशि के हो जाएं, यानी नीच अवस्था के हो जाएं, तो क्या रहेगा? कुंडली का पंचम भाव वैसे तो प्रेम, सृजनात्मकता का भाव है और विद्या का घर है। गुरु यदि यहाँ होता है तो निश्चित रूप से ज्ञान की वृद्धि करता है, लेकिन नवांश में यदि नीच का हो जाए तो भावनाओं का छल बन जाता है कई बार। ठीक है, व्यक्ति प्रेम में धोखा खाना, बच्चों की शिक्षा में बेहतर तरीके से ना कर पाए या दूसरों को सिखाने की लालसा तो रखता है, लेकिन खुद जो है दिशाहीन बन जाता है। इसका मतलब यह कहने का सीधा सीधा कि गुरु यदि पंचम भाव में होता है तुला लग्न की कुंडली में विशेष रूप से, और नवांश में यदि नीच राशि का हो जाए तो गुरु की कोई विशेष कृपा ऐसे जातकों को प्रायः नहीं मिल पाती। तो यहाँ पर वैदिक तरीके से गुरु को बलवान करने का प्रयास करना चाहिए। आइए अगले उदाहरण से हम चीज़ों को और जानते हैं। मित्रों, अगला उदाहरण लिया है मैंने सिंह लग्न की कुंडली का। अब देखिए, सिंह लग्न की कुंडली यदि आपकी है, ठीक है, उदाहरण स्वरूप यहाँ पर लिया गया है। सिंह लग्न की यदि कुंडली है, मान लीजिए सिंह लग्न की आपकी कुंडली है, तो गुरु यदि 12वें भाव के अंतर्गत बैठे हुए हैं, आप सीधी सी बात है, सिंह लग्न की कुंडली में गुरु ग्रह 12वें भाव में बैठेंगे तो उच्च अवस्था के माने जाएंगे। देखने में ऐसा लग रहा है कि गुरु ग्रह यहाँ पे काफ़ी शानदार फल करेंगे क्योंकि उच्च अवस्था के गुरु बैठे हुए हैं। लेकिन जिस अवस्था की मैं बात कर रहा हूँ उसे समझिए। गुरु यदि सिंह लग्न के कुंडली में उच्च अवस्था के हों, लेकिन यदि नवांश कुंडली में नीच अवस्था के हो जाए, समझिएगा, यदि नवांश में नीच के नहीं है तब तो काफ़ी बढ़िया रिजल्ट करेंगे, लेकिन नवांश में यदि यही गुरु नीच अवस्था के हो जाए और राहु की दृष्टि नवांश में बैठे हुए गुरु पर पड़ जाए, फिर से सुनिए, यदि सिंह लग्न की कुंडली हो, गुरु उच्च अवस्था के 12 भाव के अंतर हो, लेकिन नवांश में गुरु नीच अवस्था के हो जाएं और राहु से दृष्ट हों, तो ऐसी स्थिति में बाहरी रूप से गुरु उच्च का लग रहा है पर नवांश में नीच का और राहु से दृष्टि होने के कारण मिथ्या उच्चता बनती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति राजसी किस्म का
ठीक है, उदार उपदेशात्मक प्रवृत्ति का होता है, पर भीतर शून्यता रहती है, दूसरों के लिए जीती जीती स्वयं की पहचान कई बार व्यक्ति खो देता है, कई बार दान और धर्म के नाम पर कर्ज और अपमान व्यक्ति को मिलता है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि बेहतर तरीके से अपनी कुंडली का विश्लेषण करिए, समझिए कि नवांश में जो लग्न कुंडली के अंदर जो गुरु उच्च के दिख रहे हैं, क्या नवांश में भी वह उच्च के हैं? यदि नवांश में यदि उच्च के हैं तो बहुत ही बढ़िया अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, लेकिन नवांश में नीच अवस्था के हो गए और राहु से दृष्ट हो गए तो उतना अच्छा प्रभाव देखने को नहीं मिलता। मित्रों, आज का 7वां सूत्र इस प्रकार से है, यदि किसी जातक की कुंडली के तीसरे भाव में गुरु और राहु की युति बनी हुई हो, और मान लीजिए कन्या लग्न की आपकी कुंडली है, अब गुरु तीसरे भाव के अंतर्गत वृश्चिक राशि के माने जाएंगे, गुरु राहु की युति यदि मान लीजिए यहाँ पर बन रही है और शनि की दृष्टि यदि इन पर कहीं से भी पड़ जाए, तो आप देखेंगे कि कुंडली के तीसरे भाव में गुरु राहु की युति होने के कारण हालांकि जातक साहसी होगा और अच्छा प्रचारक या फिर लेखन क्षेत्र में रुचि ले सकता है, लेकिन कई बार आप देखेंगे कि ज्ञान के प्रचार के साथ साथ भ्रम भी बना रहता है, विचारों में कई बार अतिशयोक्ति ऐसे जातकों के अंतर्गत हो सकती है। ऐसे जातक दूसरों को प्रभावित तो करते हैं पर स्वयं जो है सत्य से दूर रहते हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि अनुभव के बिना यदि शब्द बोले जाएं तो उनका कोई खास ज़्यादा विशेष महत्व नहीं रह जाता है। आइए अगले उदाहरण के माध्यम से चीज़ों को जानते हैं। मित्रों, अगला सूत्र मैंने लिया है कुंभ लग्न का। ठीक है, अब देखिए, यदि किसी जातक की कुंडली के लग्न भाव में केतु बैठे हुए हों, गुरु ग्रह कुंडली के दसम भाव के अंतर्गत बैठ जाएं, ध्यान रखिएगा कुंभ लग्न का मैं उदाहरण ले रहा हूं यहाँ पर, और शनि ग्रह से ऐसे गुरु जो है दृष्ट हो जाएं। ठीक है, अब शनि से दृष्ट जब हो जाएंगे गुरु ग्रह तो प्रभाव क्या रहेगा? देखिए, गुरु कर्म और सिद्धांत को मिलाने की कोशिश करेंगे। शनि और केतु की छाया क्योंकि निराश और आदर्शवादी व्यक्ति को बना देती है। व्यक्ति उच्च आदर्शों के कारण जो रहता है जीवन में अवसर खो देता है, बार बार दूसरों को नैतिकता सिखाता है पर खुद जो है उस नैतिकता में असफल रह जाता है। जीवन में कह सकते हैं कि दूसरों को संघर्ष से चलने की कहेगा, लेकिन खुद जो है उन चीज़ों का पालन नहीं कर पाएगा। अत्यधिक आदर्श जब व्यवहार से कट जाए तो धर्म भी दुख बन जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमेशा ये मत समझिए कि गुरु ग्रह आपको अच्छा ही फल देंगे। आपको देखना होगा कि वह किस राशि में बैठे हुए हैं, किस ग्रह के साथ बैठे हुए हैं, क्या नीच के हैं, क्या पाप ग्रहों से दृष्ट या युत हैं क्या, तो उनका प्रभाव उस पर पड़ता बस है। विशेष रूप से कुंभ लग्न की यदि हम बात करें मित्रों, तो गुरु ग्रह की दशा अंतर्दशा अधिकतर कुंडलियों में सामान्यतः अच्छी नहीं जाती। ऐसा हमने कई कुंडलियों के अध्ययनों के दौरान पाया है। अधिकतर कुंडलियों की बात कर रहा हूँ, हालांकि सभी कुंडलियों की यहाँ पर बात नहीं की जा रही, क्योंकि देखना होगा कि अवस्था क्या है ग्रह की, नवांश में ग्रह की अवस्था क्या है, ये देखना जरूरी हो जाता है। आइए अगला उदाहरण के माध्यम से चीज़ों को और जानते हैं। मित्रों, अगला सूत्र जो कि नवा सूत्र है मैंने लिया यहाँ पर मीन लग्न का। ठीक है, मीन लग्न में मान लीजिए गुरु ग्रह छठे भाव के अंतर्गत बैठे हुए हों सिंह राशि में और उन पर कहीं से मंगल की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में देखिए गुरु क्या करेगा, गुरु यहाँ पर रोग, शत्रु और प्रतिष्ठा के भाव में क्योंकि बैठा हुआ है और मंगल से दृष्ट हैं, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति उपदेश देगा पर आलोचना जो है सहन नहीं कर पाएगा। ठीक है, यानी नेगेटिव प्रभाव। दूसरों की गलतियां सुधारने में जीवन बिताएगा, अंततः मानसिक थकावट और संबंध विच्छेद जिस चीजें का अनुभव कई बार व्यक्ति कर लेता है। आइए आज के आखिरी सूत्र को और समझते हैं। मित्रों, आज का अंतिम सूत्र मैंने लिया है वृषभ लग्न का। अब वृषभ लग्न की मान लीजिए आपकी कुंडली हो, ठीक है, अब वृषभ लग्न की कुंडली है, गुरु ग्रह 90 भाव के अंतर्गत बैठे हुए हो। अब सीधी सी बात है, 90 भाव में गुरु ग्रह जब बैठेंगे तो नीच अवस्था के माने जाएंगे। ठीक है, अब शनि मान लीजिए कि कुंभ राशि के बैठे हुए हो दसम भाव के अंतर्गत, राहु बैठे हुए हो कर्क राशि के तीसरे भाव में। अब क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि गुरु स्वयं नीच अवस्था के और राहु से भी दृष्ट हो गए, ऐसी स्थिति में क्या रहेगा कि व्यक्ति, यह स्थिति बताती है कि व्यक्ति झूठे आदर्शवाद और विचारों का हटी रहेगा। व्यक्ति को लगता है कि वह धर्म का पालक है, क्योंकि धर्म वाले भाव में गुरु ग्रह बैठे हुए हैं यहाँ पर। अब लेकिन ध्यान रखना होगा कि नीच राशि में बैठे हुए हैं। ठीक है, और बाहर से लेकिन उसकी जो नैतिकता रहती है वो सीमित रह जाती है। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि नीच के गुरु यदि दसम भाव के अंतर्गत बैठेंगे तो व्यक्ति कर्मकांड करेगा लेकिन दिखावे के लिए करेगा, धार्मिक विचारों में दूसरों को बांधेगा पर खुद जो है आत्मज्ञान से दूर रह सकता है। पिता या गुरु के सम्मान में व्यक्ति अपने जीवन में टकराव का अनुभव कर सकता है। ठीक है, यानी वैचारिक मतभेद उनके साथ रह सकते हैं। भाग्य में देरी होना, जैसे जीवन से बार बार सिखा रहा हो कि तू जो सोचता है वही सत्य नहीं है। तात्पर्य है कहने का कि दूसरों को व्यक्ति धर्म सिखाएगा लेकिन खुद उस धर्म का पालन नहीं कर पाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि आज के वीडियो में हमने मुख्य रूप से यही जाना कि गुरु ग्रह किन अवस्थाओं में नेगेटिव प्रभाव भी दे सकते हैं, और उस बात को यदि हम समझ गए तो उन चीज़ों को दूर करके
गुरु का बेहतर प्रभाव लिया जा सकता है। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।